आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और आगे के लिए भी। तो प्रोबेबिलिटी आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे और हम लोग 12 के लिए भी देखेंगे। तो जो 10th या 11th में जो भी आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, अगर मिस कर गए हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पूरा चीज़ हम कवर करेंगे। यानी कुछ इस तरह से बताया जाएगा कि आपको वहाँ का अगर मिस किए हैं तो भी यहाँ पे 12 का जो भी आपका क्वेश्चन होगा, 9th का, 10th का, जो भी 11th का जो छूट गया है वो सब तो क्लियर हो ही जाएगा, 12 का भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो बस ध्यान देकर देखना है और साथ साथ क्या करना है कि वीडियो पॉज करके जो भी यहाँ पे हम लिखवाएंगे उसको नोट भी कर लेना है कॉपी में, क्योंकि कॉपी में अगर रहेगा आपके तो कभी भी अगर देखना हो तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी पलट कर देख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी में देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आपको प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक पॉइंट सब है वो सब समझ में आना चाहिए। अगर वो सब क्लियर हो गया तो प्रोबेबिलिटी में कुछ बचा नहीं है। तो पहले हम वही सब जो भी इम्पोर्टेंट टर्म सब है जो आप लोग देखेंगे होंगे इससे पहले अगर पढ़े हैं तो 11th में या 10th में, लेकिन वो सब हम यहाँ पे पहले देखेंगे। अगर आप लोग को ये सब आता होगा तो कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप करके आगे देखिएगा। नहीं आता है या फिर से देखना चाहते हैं तो देखिए सम इम्पोर्टेंट टर्म्स में क्वाइन आपको मालूम है, क्वाइन में दो फेस होता है, एक को हेड बोलते हैं, एक को टेल बोलते हैं। तो एच हम यूज करेंगे हेड के लिए और टी यूज करेंगे टेल के लिए। उसके बाद डाइस और डाइस बोलो या डाई बोलो। तो 6 फेसेस मार्क विथ, यानी कि डाई या डाइस में क्या होता है, 6 फेस होता है और 6 फेस पे मार्क किया हुआ रहता है 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद आते हैं हम लोग प्लेइंग कार्ड और कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड बोलो या कार्ड्स बोलो, बात एक ही है। तो प्लेइंग कार्ड में आपको मालूम होगा कि प्लेइंग कार्ड में टोटल कार्ड का नंबर जो होता है वो 52 होता है, ठीक है। टोटल कार्ड का नंबर 52 होगा। उस 52 कार्ड में से 26 कार्ड रेड कलर का होता है और 26 कार्ड ब्लैक कलर का होता है। मतलब जो कार्ड होगा उस कार्ड में आप देखिएगा तो उस कार्ड पे 26 कार्ड पे रेड कलर का फिगर होगा और 26 पे ब्लैक कलर का होगा। अब ये जो 26 रेड कलर का होता है, इस 26 में 13 कार्ड हार्ट का होता है, हार्ट जिसपे इस तरह का फिगर बना होता है, और 13 कार्ड डायमंड का होता है जिसपे इस तरह का फिगर बना होता है। और जो 26 कार्ड ब्लैक कलर का होगा उसमें से 13 कार्ड क्लब्स का होगा जिसपे लगभग इस टाइप का फिगर बना होगा और 13 कार्ड स्पेड का होगा जिसपे इस तरह का फिगर बना होगा। तो क्या है, टोटल कार्ड 52 होता है। इस 52 में से 26 रेड कलर का होगा, 26 ब्लैक कलर का होगा। ये जो 26 रेड कलर का होगा इसमें से 13 कार्ड डायमंड का होगा और 13 कार्ड हार्ट का होगा। जो ब्लैक कलर का जो 26 कार्ड है इसमें से 13 कार्ड क्लब्स का होगा और 13 कार्ड स्पेड का होगा। हार्ट पे इस टाइप का फिगर बना होगा लेकिन यह रेड कलर का बना होगा। डायमंड पे इस प्रकार का फिगर बना होगा जो रेड कलर का होता है। क्लब्स पे इस टाइप का फिगर बना होगा जो ब्लैक कलर का होगा और स्पेड पे इस टाइप का फिगर बना होगा जो ब्लैक कलर का होगा। यानी कि यहाँ पे टोटल जो प्लेइंग कार्ड है, इस टोटल प्लेइंग कार्ड में क्या हुआ, हार्ट, डायमंड, क्लब्स और स्पेड सबका 13 कार्ड होगा। ईच ऑफ 4 हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स एंड स्पेड्स आर कॉल्ड 4 सूट्स ऑफ प्लेइंग कार्ड। यानी कि यहाँ पे हार्ट्स को, डायमंड को, क्लब्स को और स्पेड को बोला जाता है प्लेइंग कार्ड का 4 सूट्स, ठीक है। ईच सूट कॉन्टेन 13 कार्ड, और प्रत्येक सूट में जो क्या होगा 13 कार्ड होगा। ये तो यहीं से क्लियर है कि प्रत्येक सूट में 13 कार्ड होगा मार्क विथ, और सब पे मार्क जो क्या होगा 13 जो कार्ड होगा उस पे मार्क होगा ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K A। जे यानी जेक,
क्यू यानी क्वीन, के यानी किंग, ए यानी एस। ए एस पढ़ेंगे, के यानी इसको किंग बोलते हैं, क्यू को क्वीन बोलते हैं, जे को जैक बोलते हैं। यानी कि ये जो 13 कार्ड है, यह 13 कार्ड इसमें भी होगा, यह 13 कार्ड इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। यानी कि अगर हम देखें तो टोटल जो है 52 है, इसमें से जैक कितना होगा, तो जैक 4 होगा। एक जैक इस हट का होगा, एक जैक डायमंड का, एक क्लब का और एक स्पेड का। किंग कितना होगा, तो किंग भी 4 होगा। किसका, एक हट का, एक डायमंड का, एक क्लब का और एक स्पेड का। रेड कलर का किंग कितना होगा, तो रेड कलर का किंग 2 ही होगा। रेड कलर का तो यही दोनों है, तो रेड कलर का किंग 2 ही होगा। कौन कौन, हर्ट का, डायमंड का। टोटल नंबर ऑफ किंग अगर कार्ड में पूछा जाए तो 4। अगर रेड कलर का पूछा जाए तो बस 2 होगा, ब्लैक कलर का 2 होगा। डायमंड का किंग कितना होगा, तो डायमंड स्पेशल इस सीट की बात चल रही है, तो डायमंड का जो किंग होगा 1 होगा। ये सब समझ में आ रहा होगा। फिर जे क्यू के आर कॉल्ड फेस कार्ड। जे क्यू के, जय, क्वीन और किंग को हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोग अगर कार्ड देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि इस पे जो है फेस बना होता है, इस पे आदमी का चेहरा बना होता है, इसलिए इसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो इतना उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो एन ऑपरेशन which result in some well defined outcomes is called an experiment। मतलब ऐसा ऑपरेशन, ऐसा काम जिसमें हमें कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स मिले। वेल डिफाइंड आउटकम्स कहने का मतलब क्लियर हो रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ हमें डिफाइंड आउटकम्स मिले, उसको हम लोग उस ऑपरेशन को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ऐसा ऑपरेशन जिसका रिजल्ट कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स मिले, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। तो इतना छापिए। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इससे पहले देखे थे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो ऐसा ऑपरेशन जिसका कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स हो उसे बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रीडिक्टेड विथ सर्टेनिटी इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स के बारे में पूरे श्योर होकर हमें नहीं बोल सकते कि क्या आएगा, मतलब आउटकम्स क्या होगा इसके बारे में श्योर होकर हम कुछ नहीं बोल सकते, उसे हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन अदर वर्ड्स, इसी का दूसरा भाषा में देखिए, इन अदर वर्ड्स if an experiment is performed many times under similar conditions and each time the outcomes is not the same, then this experiment is called random experiment। इसका मतलब अगर कोई एक्सपेरिमेंट को सिमिलर कंडीशन पे यानी सेम कंडीशन पे बार बार परफॉर्म किया जाए और हर बार एक ही टाइप का हमें आउटकम्स नहीं मिले, तो उसे हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट का 2 डेफिनेशन यहाँ पे होता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स के बारे में पूरे श्योर होकर हमें नहीं बोल सकते कि क्या आएगा, उसे बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। या ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको सिमिलर कंडीशन में बार बार किया जाए तो हर बार एक ही टाइप का रिजल्ट हमें नहीं मिले, यानी हर बार बदल बदल के हमें रिजल्ट मिले, आउटकम्स आए, उसे हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जांपल, टॉसिंग ए फेयर कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी एक फेयर कॉइन कहने का मतलब जिसमें हेड और टेल आने का चांस बराबर हो, तो अगर एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो यह एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों, क्योंकि जब कॉइन को टॉस कीजिएगा तो हमें श्योर होकर नहीं बोल सकते कि हेड वाइज ही गिरेगा या टेल वाइज ही गिरेगा, मतलब हेड आएगा या टेल आएगा ऊपर, हम श्योर होकर नहीं बोल सकते, इसीलिए यह रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाएगा। थ्रोइंग एन अनबाइस्ड डाई इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अनबाइस्ड डाई कहने का मतलब जिसमें सभी फेस के आने का संभावना बराबर हो, उसे बोलते हैं हम लोग
अनबाइस डाई, एक बाइस डाई भी होता है, लेकिन वो बाइस डाई आप लोग को नहीं देखना है। ऐसे आएगा क्वेश्चन तो देख लेंगे, ऐसे है नहीं फिर भी देख लेंगे। बाइस डाई में क्या होता है, जैसे अनबाइस डाई में क्या है कि सभी के आने का चांस 1 2 3 4 5 6 सभी का आने का चांस बराबर है, लेकिन 22 डाई में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। उसमें किसी का आने का चांस ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। खैर अभी अनबाइस डाई की बात कर रहे हैं जिसमें सभी के आने का चांस इक्वल है। तो अगर एक डाई को आप थ्रो कर रहे हैं तो इसमें से 1 से लेकर 6 तक का फेस कोई भी ऊपर आ सकता है। यानी श्योर होकर हमें नहीं बोल सकते कि ऊपर जो फेस आएगा वो कौन सा फेस होगा। तो एक डाई को थ्रो करना भी क्या हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट ही हुआ। क्लियर है। जैसे मान लेते हैं एक प्लेइंग कार्ड का डेक है जिसमें 52 कार्ड है, उसमें से कोई एक कार्ड को हम निकाल रहे हैं, यह भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि 52 कार्ड में से कौन सा कार्ड बाहर आएगा। मान लेते हैं एक बैग लिए, एक बैग में कुछ रेड बॉल डाल दिए, कुछ ग्रीन बॉल डाल दिए, कुछ येलो कुछ ब्लैक बॉल डाल दिए, और उसके बाद एक बॉल हम बैग में बिना देखे हुए एक बॉल निकाल रहे हैं। तो यह भी क्या हुआ, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ही हुआ, जिसमें हमें नहीं बता सकते कि जो हम बॉल निकालेंगे वो रेड कलर का ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, रेड ब्लैक येलो ब्लैक कुछ भी आ सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। उसके बाद सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी आउटकम्स होगा उसका सेट कहलाएगा सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी आउटकम्स होगा उसका सेट कहलाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सेट क्या होता है, तो सेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी एलिमेंट है उसको कॉमा देकर लिख के दोनों तरफ मिडिल ब्रैकेट लगा लेते हैं। जैसे 3 और 5 का सेट बनाना है तो 3 और 5 लिखकर ऐसे बना, ऐसे लिख दिए मिडिल ब्रैकेट में, तो क्या कहलाता है, यह सेट कहलाता है। आप सेट थ्योरी में 11th में पढ़े होंगे ये सब। और हाँ, सेट थ्योरी अगर थोड़ा सा जाकर देख भी लेना, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगा सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद वेन डायग्राम, ये सब थोड़ा सा जाकर देखना, थोड़ा सा का जरूरत पड़ जाएगा यहाँ पे जब हम लोग आएंगे प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बनाने के लिए या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। तो जाकर उतना देख लीजिएगा। वेन डायग्राम थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब का जो भी है थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो क्या बोले यहाँ पे, सैंपल स्पेस क्या है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी आउटकम्स होगा उसका सेट कहलाएगा सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय एस, सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज डिनोटेड बाय एन एस। यानी सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एन एस। एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड, अगर एक क्वाइन को हम टॉस करेंगे तो एस, एस यानी सैंपल स्पेस क्या होगा, तो क्वाइन को आप टॉस कीजिएगा तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा। एच स्टैंड्स फॉर हेड एंड टी फॉर टेल, तो हेड कॉमा टेल, तो सैंपल स्पेस ही होगा, हेड होगा या टेल होगा। इसे क्या किया हम लोग मिडिल ब्रैकेट में रख लिए, तो यही कहलाएगा सैंपल स्पेस। एनएस यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना होगा, 2, एक हेड और एक टेल। व्हेन ए डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तब सैंपल स्पेस क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 मिडिल ब्रैकेट में रख दिए, यह सेट एक हो गया। इसी सेट को हम लोग बोलेंगे क्या, सैंपल स्पेस। और एनएस कितना होगा, 6। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे तब सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस एच एच। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला कॉइन पे हेड या दूसरा कॉइन पे हेड हो सकता है। 2 कॉइन को टॉस करें ना एक साथ, तो पहला पे हेड या पहला पे हेड और दूसरा पे भी हेड हो सकता है, या पहला पे हेड दूसरा पे टेल हो सकता है, या पहला पे टेल दूसरा पे हेड, या पहला पे टेल दूसरा पे टेल, यही हो सकता है। 2 कॉइन को टॉस कीजिएगा तो यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, दोनों पर हेड, या पहला पे हेड दूसरा पे टेल, या पहला पे टेल दूसरा पे हेड, या दोनों पर टेल। तो एनएस कितना होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 होगा। इस 4 को हम बोल सकते हैं 2 × 2,
2 × 2 क्यों, 2 + 2 क्यों नहीं बोले, क्योंकि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना होगा, 2। तो एक कॉइन पे सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट आता है, तो 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट आएगा, तो 2 × 2 यानी कितना, 4। अगर 3 कॉइन को एक बार टॉस कर दिए तो सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट आएगा, तो 2 × 2 × 2। क्यों, क्योंकि 3 कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, तो पहला कॉइन के लिए 2, दूसरा कॉइन के लिए 2 और तीसरा कॉइन के लिए भी 2। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे 2 + 2 4 नहीं लिखे, 2 × 2। पहला कॉइन पे 2, दूसरा कॉइन पे 2, इसीलिए दोनों कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना होगा, 4। 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी 8। 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 2 यानी 16। एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस कितना, 6। 2 डाई को अगर थ्रो कर दिए तब सैंपल स्पेस कितना, 6 × 6 यानी 36। ठीक है, 2 डाई को अगर एक साथ टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस कितना होगा, 36। क्या क्या होगा 36 में, तो देख लो, पहला पे 1, दूसरा पे 1, पहला पे 1, दूसरा पे 2, पहला पे 1, दूसरा पे 3, फिर 1 4, 1 5, 1 6, यानी पहला पे 1, दूसरा पे 1, पहला पे 1 और दूसरा पे 1 2 3 4 5 6 आया। उसी तरह पहला पे 2, दूसरा पे 1, पहला पे 2, दूसरा पे 2, इसी तरह आएगा पहला पे 6, दूसरा पे 1, यहाँ से 6 तक। तो ऐसे काउंट करना, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एक कॉइन को टॉस किए तो सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट, 2 कॉइन को टॉस करेंगे 4, 3 कॉइन में 8, एक डाई को थ्रो करेंगे 6, 2 डाई को एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 36। चलिए 4 नंबर अब आते हैं। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में नंबर कितना होगा, कितना एलिमेंट होगा, तो 2 × 2 × 2 8 होगा। लेकिन क्या क्या होगा, तो उसके लिए हेड हेड हेड, यानी पहला कॉइन पे हेड, दूसरा पे हेड, तीसरा पे हेड, या हेड हेड टेल, पहला पे हेड, दूसरा पे हेड, तीसरा पे टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या तीनों पे टेल, पहला पे टेल, दूसरा पे टेल, तीसरा पे हेड, या पहला पे टेल, दूसरा पे हेड, तीसरा पे टेल, या तीनों पहला पे हेड, दूसरा पे टेल, तीसरा पे भी टेल। इस तरह से होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, अगर भूले नहीं, मतलब ना भूल पाए, यानी लिखने आना चाहिए, तो उसके लिए भी हम बता रहे हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे अगर 3 कॉइन को टॉस करना है तो। सिंपल स्पेस में नंबर तो 8 होगा, लेकिन क्या क्या होगा अगर देखना चाहें तो ऐसे हो सकता है, पहला पे, दूसरा पे हेड, तीसरा पे हेड, तीनों पे हेड ले लिए। अब क्या करो, तीनों जगह बारी बारी से टेल लाओ, पहला पे हेड, दूसरा पे हेड, यहाँ टेल ला दिए, फिर पहला पे हेड, दूसरा पे टेल, तीसरा पे हेड, फिर पहला पे टेल, दूसरा पे हेड, तीसरा पे हेड। समझ में आया क्या किए, पहले तीनों जगह हेड लाए, अब बारी बारी से सभी जगह टेल ला रहे हैं। तो पहले तीसरा जगह टेल लाए, फिर दूसरा जगह टेल लाए, फिर पहला जगह टेल लाए, फिर तीनों जगह टेल करो, तीनों जगह टेल कर दिए। फिर अब बारी बारी से सब जगह क्या करो, हेड लाओ, तो टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल 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 हो गया, फिर यहाँ हेड हो गया, यहाँ हेड, पहला जगह हेड टेल टेल। तो देख लो 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो ऐसे लिख सकते हो। लिखिए इतना और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सैंपल स्पेस पे। देखो क्या है क्वेश्चन, लिस्ट द सैंपल स्पेस इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ ए डाई एंड ए कॉइन। मतलब एक डाई को थ्रो कर रहे हैं और फिर एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, एक डाई को फिर एक कॉइन को। तो कह रहा है कि बताइए इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा। तो दोनों टॉस हो रहा है, पहले टॉस कौन हो रहा है, डाई, तब कौन टॉस हो रहा है, कॉइन। तो डाई को टॉस किया तो मान लो 1 आ गया, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 1H या 1T। समझ में आया, 1H 1T का मतलब डाई को थ्रो किए तो 1 आया। अब डाई को जब थ्रो किए 1 आया अगर, तो कॉइन को टॉस करेंगे, तो कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या होगा, हेड आएगा या टेल आएगा, यानी 1 के लिए 1H या 1T दोनों होगा। अगर डाई को थ्रो किए 2 आया तो फिर कॉइन को टॉस करेंगे,
तो कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब 2H और 2T, हेड या टेल। इसी तरह 3H 3T, समझ में अब आ गया होगा। फिर 4H 4T, 5H 5T, 6H और 6T। 6H और 6T करने का मतलब डाई पे अगर 6 आया तब क्वाइन को टॉस करेंगे, तो क्वाइन पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 6 टॉस कीजिएगा तो या तो हेड भी आ सकता है क्वाइन पे, जब डाई पे 6 होगा तब क्वाइन पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, वही लिखा हुआ है। चलो देखो अगला, यही सिंपल स्पेस होगा। देखो कह रहा है, ए क्वाइन इज टॉस ट्वाइस, इफ द सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन ए टेल देन ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द सिंपल स्पेस। क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्वाइन को हम 2 बार टॉस किए, एक क्वाइन को 2 बार टॉस किए और सेकेंड टॉस में अगर इफ द सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन ए टेल, अगर सेकेंड टॉस में टेल आया तब एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सिंपल स्पेस लिस्ट कीजिए, ठीक है। एक क्वाइन को 2 बार टॉस किए, पहला बार क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, दूसरा बार अगर टेल आया तब क्वाइन को टॉस करेंगे, तब सॉरी डाई को टॉस करेंगे। अगर सेकेंड टॉस में क्वाइन पर टेल आया तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डाई को थ्रो कर रहे हैं। अगर सेकेंड टॉस में हेड आया तब डाई को थ्रो नहीं करना है। तब कह रहा है कि बताइए सिंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है। वही कह रहा है, ए क्वाइन इज टॉस ट्वाइस, इफ द सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन ए टेल देन ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द सिंपल स्पेस। तो क्या होगा, तो क्वाइन को 2 बार टॉस करना है और दूसरा टॉस में अगर टेल आ गया तब डाई को थ्रो करना है। टेल नहीं आया दूसरा टॉस में तो डाई को थ्रो नहीं करेंगे। तो मान लो क्वाइन को टॉस किए, पहला बार हेड, दूसरा बार भी हेड आ गया, क्वाइन टॉस होगा, सॉरी डाई थ्रो होगा, नहीं होगा। पहला बार टेल आ गया, दूसरा बार हेड हो गया, तो भी डाई को थ्रो नहीं करेंगे। डाई थ्रो तभी होगा जब दूसरा टॉस में टेल है। मान लो पहला बार हेड और दूसरा बार टेल आ गया, अब क्या करना होगा, अब डाई को थ्रो करना होगा, क्योंकि सेकेंड टॉस में अगर टेल आ गया तब डाई को थ्रो करना है। तो क्या होगा, HT1, उसी तरह HT2, HT3, HT4, HT5, HT6। यह समझ में आ रहा है क्यों लिखे यहाँ HT1 HT2, क्योंकि जब क्वाइन को टॉस किए, पहला बार हेड आया, दूसरा बार टेल आया, तो जैसे ही सेकेंड टॉस में टेल आया तब तो डाई को भी थ्रो करना है। तो डाई को थ्रो करेंगे तो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सबके लिए तो होगा। उसी तरह पहला बार टेल आया, दूसरा बार टेल आया, तो डाई को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT6, इतना ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डाई पे या तो हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल या टेल टेल, यही हो सकता है। नेक्स्ट देख लो, इन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस if the number on the die is even. If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space for this experiment. देखो क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में पहले क्या कर रहे हैं, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तब क्वाइन को टॉस कर रहे हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें पहले डाई को फेंका जा रहा है तब क्वाइन को टॉस किया जा रहा है। फिर उसके बाद कर रहा है कि द नंबर ऑन द डाई इज इवन, पहले डाई को फेंका गया और डाई पे जो नंबर है अगर इवन आया, सॉरी, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। हाँ, कह रहा है कि एक डाई को पहले फेंका गया, डाई को पहले थ्रो किया गया, डाई पे अगर नंबर इवन आ गया तब क्वाइन को एक बार टॉस किया गया। लेकिन इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड द क्वाइन इज टॉस ट्वाइस। लेकिन अगर डाई पे नंबर ऑड आ गया तब क्वाइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है। तब कह रहा है कि सैंपल स्पेस क्या होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं।
पहले क्या हो रहा है, एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, तब क्या किया जा रहा है, एक कॉइन को थ्रो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि अगर डाई पे इवन आया तो कॉइन को एक ही बार टॉस करना है, लेकिन डाई पे अगर ऑड आया तब कॉइन को 2 बार टॉस करना है। तो सैंपल स्पेस बताना है, तो बहुत आसान है। पहले डाई को थ्रो करना है, डाई पे इवन आया तो कॉइन को एक बार टॉस करना है, ऑड आया तो 2 बार कॉइन को टॉस करना है। तो मान लो पहले इवन वाला ही देख लेते, डाई पे 2 आ गया तो कॉइन को क्या करेंगे, एक ही बार टॉस करना है। तो कॉइन पे या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो 2H या 2T। मान लो 4 आ गया तो 4H या 4T होगा। डाई पे 6 आ गया तो 6H या 6T होगा। ठीक है, इवन वाले के लिए हो गया। मान लो अब 1 3 5 बचा है ऑड के लिए, अगर डाई पे 1 आ गया तब कॉइन को 2 बार टॉस करना है। तो कॉइन को 2 बार टॉस करना है, यानी पहला टॉस में हेड आ गया, दूसरा पे भी हेड हो सकता है, या पहला पे हेड दूसरा टॉस में टेल हो सकता है, या पहला पे टेल दूसरा में टेल हो सकता है, या पहला में टेल और दूसरा में हेड हो सकता है। तो 1 के लिए इतना होगा। समझ में आ रहा है? जब डाई पे 1 आ गया तब कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, तो 1 आया तो कॉइन पे अब हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल या टेल टेल या टेल हेड। तो 1 के लिए इतना सारा होगा। उसी तरह 3 आ गया कॉइन पे तो यही होगा 3HH 3HT 3TT या 3TH। अगर 5 आ गया तो 5 के लिए भी वही 5HH 5HT 5TT या 5TH। इतना ही सैंपल स्पेस होगा। तो ये सब समझ में आ रहा होगा। छापिए। देखिए अब इवेंट क्या है, तो एवरी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी कि सैंपल स्पेस का जितना भी सबसेट होगा वो प्रत्येक क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा उस सैंपल स्पेस का। अब सबसेट क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे सेट थ्योरी में कि सेट ए सेट बी का सबसेट कब कहलाएगा, जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में आ जाए। एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, क्योंकि सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट क्या है 1 से लेकर 6 तक। तो सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में आ गया तो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा बी का सबसेट। और इसको ऐसे लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ए सबसेट ऑफ बी, या भी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी बोल सकते हैं। ए बी का प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। थोड़ा सा अंतर होता है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। सबसेट का डेफिनेशन है कि ए का सारा एलिमेंट बी में आ गया तो ए कहलाएगा बी का सबसेट, और ए बी का प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, तो जब ए का सारा एलिमेंट बी में आ जाए और बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं आए, यानी बी में कम से कम एक एलिमेंट ए से फालतू हो, तब कहलाएगा ए बी का प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट भी है, और ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी में कुछ फालतू एलिमेंट भी है, ज्यादा एलिमेंट भी है, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट भी कहलाएगा। तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल ए वाला, सबसेट का ए वाला, तो दोनों होगा। ए बी का सबसेट भी बोल सकते हैं, ए बी का प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है? तो क्या बोला गया यहाँ इवेंट के बारे में, क्या बोला गया, तो एवरी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। मतलब सैंपल स्पेस का जितना भी सबसेट हो सकता है वो क्या कहलाता है, उसका इवेंट कहलाएगा उस सैंपल स्पेस का। अब किसी सेट का बहुत सारा सबसेट होता है, सेट थ्योरी में आप पढ़े होंगे। अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो उसका टोटल सबसेट का नंबर 2 टू दी पावर n होता है, यही होता है सर। तो यहाँ पे जितना भी सबसेट होगा सैंपल स्पेस का वो क्या कहलाएगा, उस सैंपल स्पेस का इवेंट। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इन ए सिंगल थ्रो ए डाई वी हैव, सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर एक डाई को एक बार थ्रो किए तो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 और 6।
लेट ए इक्वल टू 135। मान लिए कि एक सेट ए लिए जिसमें 135 है, वेयर ए इज द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन ऑड नंबर। जहां पर ए क्या है, तो ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें ऑड नंबर आ रहा है। तो देख लो ए में क्या है, तो 135। अगर एक डाई को आप थ्रो करोगे, तो डाई को थ्रो करोगे तो ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर क्या क्या होगा, 1 या 3 या 5। इसको अगर हम एक सेट बना दिए और उसको ए बोल दिए, तो यह सेट ए क्या कहलाएगा, एक इवेंट कहलाएगा। किसका इवेंट कहलाएगा, सैंपल स्पेस एस का इवेंट कहलाएगा। और एक कैसा इवेंट है, तो इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। बी 235, क्योंकि यहाँ पे देख लो सेट ए का सारा एलिमेंट एस में ही आ रहा है। बी 235, तो बी क्या है, तो बी का सारा एलिमेंट किस में है, एस में है। तो बी भी क्या हुआ, सेट एस का सबसेट हुआ। तो बी भी क्या होगा, एक इवेंट होगा। और कैसा इवेंट है, तो वेयर बी इज द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए प्राइम नंबर। एक डाई को आप थ्रो कीजिएगा तो प्राइम नंबर क्या क्या आ सकता है, तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। प्राइम नंबर आपको मालूम होगा प्राइम नंबर क्या होता है, तो ऐसा नंबर जो एक से बड़ा हो और जो एक और अपने आप से डिविजिबल हो, जो एक और अपने आप से कटे, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। सी 5 6, तो सी का भी सारा एलिमेंट एस में आ रहा है, तो सी भी क्या होगा, एस का सबसेट होगा। यानी सी भी क्या होगा, एक इवेंट होगा। वेयर सी इज द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 4। यानी एक डाई को आप थ्रो कीजिएगा तो 4 से बड़ा नंबर आने का अगर एक इवेंट हम ले, तो उसमें एलिमेंट क्या आएगा, या तो 5 या 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी और सी 3 इवेंट लिए हैं, यह तीनों का तीनों एस का सबसेट है, इसीलिए तीनों क्या कहलाएगा, उसका सैंपल, उसका इवेंट कहलाएगा। क्लियर है, तो इवेंट क्या हो गया होगा, क्या होगा, क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सैंपल स्पेस का जितना भी सबसेट होगा, प्रत्येक सबसेट उस सैंपल स्पेस का इवेंट कहलाएगा। क्लियर। अब देखते हैं सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस, इट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट बोलो या एलिमेंट्री इवेंट बोलो, बात एक ही है। तो सिंपल इवेंट क्या है, तो अगर किसी इवेंट में सैंपल स्पेस का केवल एक ही सैंपल पॉइंट हो, मतलब सैंपल स्पेस का केवल एक एलिमेंट उस इवेंट में आए, तो उस इवेंट को बोलेंगे सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट क्या है, तो ऐसा इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस का केवल एक सिंगल एलिमेंट है, उसे बोलेंगे सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। मिक्स्ड इवेंट और कंपाउंड इवेंट या कंपोजिट इवेंट, तीनों एक ही है। मिक्स्ड इवेंट बोलो, कंपाउंड इवेंट बोलो या कंपोजिट इवेंट बोलो, क्या है यह, तो इफ एन इवेंट ई हैज मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस देन इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इवेंट। यानी ऐसा इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस का एक से ज्यादा इवेंट आ जाए, उसे सैंपल स्पेस का एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाए, उसे बोलेंगे उस सैंपल स्पेस का मिक्स्ड इवेंट, कंपाउंड इवेंट या कंपोजिट इवेंट। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सिंपल इवेंट में क्या है कि सिंपल इवेंट में जो एलिमेंट आएगा वो सैंपल स्पेस का एक ही केवल एलिमेंट आएगा, और मिक्स्ड इवेंट में क्या होगा, तो सैंपल स्पेस का एक से ज्यादा एलिमेंट आएगा। देखते हैं क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स वी हैव, अगर 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस यही आएगा। क्लियर है। देन E1 इक्वल टू, हम मान लिए E1 इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल ऑन बोथ द कॉइन्स, दोनों कॉइन पे टेल आए, तो क्या आएगा, दोनों कॉइन पे टेल आना चाहिए। तो सोच लो, देखो यहाँ पे कि दोनों कॉइन पे टेल आएगा, तो इसमें जो 4 एलिमेंट है इसमें कौन है जिसमें दोनों पे टेल आ रहा है, तो केवल यही है, टी। तो ये जो आया एलिमेंट आया इस इवेंट E1 में, जो एलिमेंट आया इस सैंपल स्पेस का केवल एक ही एलिमेंट ये वाला आ रहा है, तो यह क्या होगा, इज ए सिंपल इवेंट, यह एक सिंपल इवेंट होगा। लेकिन E2 ले लिए, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, यानी कि 2 कॉइन को टॉस किए और कम से कम एक टेल आना चाहिए। कम से कम एक टेल आने का मतलब
किसी एक कॉइन पे टेल आ जाए या दोनों कॉइन पे टेल आ जाए तो भी चलेगा। तो ये भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, तीनों चलेगा। यानी क्या आएगा उसमें एलिमेंट एच टी टी एच टी टी तीनों आया। तो यहाँ पे इसमें जो है देख सकते हैं E2 में इवेंट E2 में जो एलिमेंट आया है वो क्या है, तो इस सैंपल स्पेस का एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो यह क्या कहलाएगा, इज ए कंपाउंड इवेंट। तो यह कहलाएगा एक कंपाउंड इवेंट। तो यह क्लियर हो गया होगा, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। तो सिंपल इवेंट क्या है, तो सिंपल इवेंट में जो एलिमेंट हो आएगा वो सिंगल एलिमेंट आएगा सैंपल स्पेस का, और कंपाउंड इवेंट में जो एलिमेंट आएगा वो सैंपल स्पेस का एक से ज्यादा एलिमेंट आएगा। छापो, देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। नाम से ही क्लियर है, इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं उसे बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इट इज डिनोटेड बाई फाइव। इम्पॉसिबल इवेंट को फाइव से डिनोट करेंगे। जैसे एग्जांपल, ऑकरेंस ऑफ जीरो व्हेन ए डाई इज थ्रोन इज इम्पॉसिबल इवेंट। यानी अगर एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं तो जीरो का आना कैसा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, क्योंकि जब डाई को थ्रो कीजिएगा तो जीरो आएगा ही नहीं। सर्टेन और श्योर इवेंट, तो यहाँ भी नाम से क्लियर है, सर्टेन या श्योर। सर्टेन या श्योर इवेंट क्या है, तो इफ ऑकरेंस ऑफ ए इवेंट इज सर्टेन देन इट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। अगर किसी इवेंट का ऑकरेंस सर्टेन हो, मतलब श्योर हो कि इवेंट होगा ही होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। जैसे एग्जांपल, इफ ऑल फेसेस ऑफ ए डाई आर मार्क्ड विथ वन देन ऑकरेंस ऑफ वन इज ए श्योर इवेंट। मतलब अगर डाई के सभी फेस को, 6 फेस जो होता है सभी फेस को हम 1 से मार्क कर दें और तब डाई को थ्रो करें तो 1 का आना क्या होगा, श्योर इवेंट होगा। तो 2 इवेंट क्लियर हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी हो ही नहीं, और पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। जो सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट मतलब जिसका होना श्योर हो उसे सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट बोलेंगे। अब आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि आगे जब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऐसे लोग बोलता है कि बहुत मुश्किल है, प्रोबेबिलिटी मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, बशर्ते हर एक छोटा छोटा पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया हर एक पॉइंट तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, तो 2 इवेंट्स E1 and E2 are said to be mutually exclusive if E1 intersection E2 equal to 5। मतलब 2 इवेंट E1 और E2 का इंटरसेक्शन 5 आ गया तो हम उसे बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ये भी जानते होंगे कि 2 सेट का इंटरसेक्शन 5 आया मतलब वह डिसजॉइंट सेट होता है। मतलब अगर E1 और E2 दोनों क्या हो जाए, डिसजॉइंट सेट हो जाए, डिसजॉइंट इवेंट हो जाए, मतलब एक का एलिमेंट दूसरा में नहीं आए, तो कहलाएगा उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब आपको यह क्लियर होना चाहिए कि यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। चलो देखते हैं, आप लोग सेट में पढ़े होंगे। सेट ए मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और सेट बी है 2 4 6 8 10। चलो इतना ले लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब क्या, ए और बी का कॉमन एलिमेंट, मतलब इस में वही एलिमेंट आएगा जो ए में भी आए बी में भी आए। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है 4 है 2 है फिर 4 है फिर 6 है, यही हुआ। ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी कहने का मतलब ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट। चलो ऊपर लिख दे रहे हैं, ए यूनियन बी क्या होगा, तो जिसमें ए का भी एलिमेंट हो जाए और बी का भी एलिमेंट, दोनों का एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी में दोनों का कॉमन एलिमेंट, और ए यूनियन बी में ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट लिख देना है। तो ए का पहले एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4 5 6, ए का एलिमेंट आ गया। अब बी का एलिमेंट लिख दो इसी में, तो बी का एलिमेंट 2 4 6, तो 2 4 6 ऑलरेडी ए के तरफ से आ गया है, तो सेट में कभी भी हम लोग 2 बार एलिमेंट नहीं लिखते।
तो ए के तरफ से जब 246 यहाँ लिख दिए तो बी के तरफ से 246 नहीं आएगा, क्या आएगा 8 और 10, 8 और 10। तो यह हो गया ए यूनियन बी, यह क्या है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी करने का मतलब ए और बी का कॉमन एलिमेंट, और ए यूनियन बी में क्या होगा, ए और बी का एलिमेंट को आपस में मिलाकर एक साथ लिख दो। और लिखते समय कभी भी एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे, भले ही 50 बार क्यों ना आ जाए, लिख लेंगे एक ही बार, ठीक है। तो आते हैं अब यहाँ पे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होगा, तो दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलेंगे जब उसका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, यानी कि कोई भी कॉमन एलिमेंट दोनों में नहीं आया तो उसे बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर मान लो E1 इंटरसेक्शन E2 फाई नहीं आया, फाई नहीं आया मतलब क्या, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ गया, देन E1 एंड E2 आर कॉल्ड कंपेटिबल इवेंट्स। तो यहाँ कंपेटिबल इवेंट्स में क्या होगा, जो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा वो कहलाएगा कंपेटिबल इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या चाहिए, तो इवेंट में कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अच्छा यहाँ दो इवेंट की बात करें, दो नहीं 10 हो जाए, 5 हो जाए, 50 इवेंट क्यों ना हो जाए, कितना भी इवेंट क्यों ना हो जाए, मान लो 5 इवेंट है E1 E2 E3 E4 और E5, 5 इवेंट है, ये पांचों इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी बोलेंगे जब पांचों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आए, ठीक है। पांचों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आया तो क्या कहलाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो के लिए बता रहे हैं, दो से ज्यादा के लिए भी है। एग्जाम्पल अब देखते हैं, इन ए थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को थ्रो किए तो सैंपल स्पेस एस क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6। मान लिए लेट E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, 3 से कम नंबर आने का एक इवेंट। तो 3 से कम नंबर में कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो 1 और 2, 3 से कम नंबर तो 1 और 2 ही होगा। तो E1 में एलिमेंट आएगा 1 और 2। E2 इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4, तो क्या क्या एलिमेंट आएगा E2 में, 4 से ज्यादा, तो क्या होगा 5 और 6। अब यहाँ E1 में एलिमेंट 1 और 2 है, E2 में एलिमेंट 5 और 6 है। अब E1 और E2 में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या, तो E1 और E2 में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आ गया 5, 5 करने का मतलब कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं आया, हेंस E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E1 E2 क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है। तो दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट अगर क्या हो जाए कि उन सभी में कॉमन एलिमेंट नहीं आए तब बोला जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक अगर होगा तो दूसरा सेम टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 से छोटा नंबर अगर आ रहा है तो सेम टाइम पे 4 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं आए, बस इतना ध्यान रखो कि इवेंट्स में कॉमन एलिमेंट नहीं आए तो क्या बोला जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। छापिए। देखते हैं अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था ये भी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, E1 E2 E3 डॉट डॉट En आर n इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस S। मान लिए कोई सैंपल स्पेस S में हम n इवेंट डिफाइन किए, E1 E2 E3 एंड सो ऑन En। अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En इक्वल टू S आ जाए, मतलब जो सैंपल स्पेस S में जो n इवेंट डिफाइन किए हैं उन सभी इवेंट का यूनियन लेने पे अगर सैंपल स्पेस आ गया, देन E1 E2 E3 En आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तब यह क्या कहलाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कहने का मतलब क्या है, आराम से समझते हैं। अगर n इवेंट है E1 E2 E3 E4 En n इवेंट्स हैं और इन n इवेंट्स का और ये जो n इवेंट है वो सब क्या है किसी एक ही सैंपल स्पेस S का है, और इन सभी इवेंट का यूनियन लेने पे अगर फिर हमें सैंपल स्पेस मिल जाए, सभी इवेंट का यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस मिल जाए, तब हम उन सभी इवेंट जो n इवेंट है उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या था, तो जब दो इवेंट का इंटरसेक्शन 5 हो जाए तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, तो जितना भी इवेंट है सभी इवेंट का यूनियन लेने पे सिंपल स्पेस आ जाए तब उसे बोलेंगे हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब डाई को थ्रो करेंगे तो सिंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6, लेट E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4। एक E1 डिफाइंड किए इवेंट जिसमें जो कैसा इवेंट है, तो ऐसा नंबर आने का इवेंट है जो 4 से छोटा है, तो क्या आएगा 1 2 3। डाई को थ्रो कीजिएगा, 4 से छोटा नंबर क्या आएगा 1 2 3। E2 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5। E2 एक ऐसा इवेंट डिफाइन किए जिसमें नंबर 2 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा, तो क्या आएगा 2 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 3 और 4। E3 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। E3 एक ऐसा इवेंट है जिसमें नंबर 4 से बड़ा आना चाहिए, तो क्या होगा 5 और 6। अब यहाँ पे अगर हम E1 यूनियन E2 यूनियन E3 तीनों का यूनियन करते हैं, तो E1 है ये वाला वहां से, E2 और E3 तीनों का यूनियन किए। यूनियन मतलब आपस में सभी के एलिमेंट को अगर हम मिला दें तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा, जो क्या आ गया सिंपल स्पेस आ गया। हेंस A B एंड C आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इसीलिए A B और C क्या कहलाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो उम्मीद करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स समझ में आ गया होगा। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होगा, तो जितना भी इवेंट डिफाइंड हुआ है उन सभी का यूनियन सिंपल स्पेस हो जाए तब क्या बोला जाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा, तो जब भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन 5 हो जाए तो क्या कहलाएगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्वेश्चन एक देखते हैं, कह रहा है ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कंसीडर द फ्लोइंग इवेंट्स। एक क्वाइन को 3 बार हम टॉस किए, तो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ इवेंट्स है उसको कंसीडर कर रहे हैं। ए एक ऐसा इवेंट्स है नो हेड एपियर जिसमें एक भी हेड नहीं है, बी एग्जैक्टली 1 हेड एपियर, सी एटलीस्ट 2 हेड एपियर, डू दे फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो कह रहे हैं कि क्या जो ABC है यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सेट बना रहा है क्या, बताइए। तो क्या करेंगे हम, A B और C इवेंट में क्या क्या एलिमेंट होगा वो पहले देखेंगे। अगर A B और C तीनों का यूनियन अगर हमें सिंपल स्पेस मिल गया तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सेट हो जाएगा, और दो का इंटरसेक्शन 5 आ गया, कोई भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन 5 आ गया, तब कोई दो नहीं बल्कि हर एक दो पेयर का इवेंट्स का इंटरसेक्शन 5 आ गया, तब बोलेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सेट है। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो बोलेंगे कि सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। क्या है देखते हैं, तो चलो इधर हम मिटा रहे हैं। देखो सॉल्यूशन, सैंपल स्पेस क्या होगा, तो 3 कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, तो 3 कॉइन को टॉस करेंगे, तीनों पे हेड, अब हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, ठीक है, बताए थे लिखना कैसे लिखना है। फिर तीनों पर टेल, फिर टेल टेल हेड टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल हेड टेल टेल, यही होगा 8, ठीक है। ए क्या है, तो नो हेड एपियर, मतलब एक भी हेड नहीं है, तो एक भी हेड किसमें नहीं है, तो केवल इसमें टी टी टी, इसमें एक भी हेड नहीं है। बी बी क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड एपियर, कम मतलब एग्जैक्टली 1 हेड, यानी एग्जैक्टली 1 हेड मतलब एक ही हेड होना चाहिए, तो एक ही हेड, इसमें तो 3 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड, इसमें 2 हेड, इन तीनों में एक एक हेड है, तो यही तीनों आएगा टी टी एच टी और एच टी टी, ये आएगा। सी इक्वल टू क्या है, एटलीस्ट 2 हेड एपियर, सी क्या है एटलीस्ट 2 हेड एपियर, तो देखो एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 हेड आ जाए वो भी चलेगा,
और 2 से ज्यादा हेड मतलब 3 हेड आ जाए तो भी चलेगा, ऐसे 3 से ज्यादा हेड तो यहाँ ही नहीं सकता। तो एटलीस्ट 2 हेड करने का मतलब कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड वाला भी चलेगा, तीनों हेड वाला भी चलेगा। 2 हेड मतलब यह तीनों भी चलेगा जिसमें 2 हेड है, और ये वाला भी चलेगा जिसमें तीनों हेड है। तो क्या आएगा, एच 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 टी एच और टी एच एच, ठीक है, इतना आ गया। तो ए बी सी हो गया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी अगर हम करने जाएं तो ए बी सी तीनों के एलिमेंट को मिलाओ तो टी टी टी, ए वाला लिख दिया, बी वाला लिख दो टी टी एच टी, फिर एच टी बी का लिखा गया। अब सी वाला भी लिख दो एच 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 टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच। ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, 3 3 6 2 8 नहीं, एक ही बार सब लिखा हुआ है। और ये क्या आ गया, सैंपल स्पेस आ गया। जब सैंपल स्पेस तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस आ गया मतलब यह तीनों कैसा है, तो तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सेट है। फिर ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कोई इंटरसेक्शन आ रहा है तो नहीं, ए और बी में इंटरसेक्शन है ही नहीं, ए में है टी 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 और बी में कुछ ऐसा है, ये इंटरसेक्शन फाई है। बी इंटरसेक्शन सी देखो, बी और सी में इंटरसेक्शन, तो बी और सी में भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें कम से कम 2 हेड है, ये भी फाई है। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में, तो ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ए भी फाई है। मतलब दो का पेयर लेके जितना भी इंटरसेक्शन हो सकता था सब में क्या आ रहा है, फाई हो रहा है, और सभी को मिलाने पे क्या मिल रहा है, सैंपल स्पेस मिल रहा है। हेंस क्या बोलेंगे, हेंस ए बी एंड सी आर फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली exclusive and exhaustive इवेंट्स। यानी क्या बनाएगा यह एक सेट बनाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों, क्योंकि दो का इंटरसेक्शन जितना भी हो सकता था सबका फाई आ रहा है, और एग्जॉस्टिव क्यों, क्योंकि सभी का यूनियन सैंपल स्पेस आ रहा है। तो छापिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नाम से ही क्लियर है, 2 events E1 and E2 are said to be independent if the occurrence of one does not depend upon the occurrence of the other। यानी 2 इवेंट E1 और E2 को इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब एक का होना दूसरे पे डिपेंड नहीं करे। से एग्जांपल, सपोज वी टॉस 2 अनबाइस्ड कॉइन, लेट E1 इक्वल टू, 2 अनबाइस्ड कॉइन को हम टॉस किए, E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड on the first coin, E2 equal to event of getting a head on the second coin। यानी कि 2 कॉइन को हम टॉस किए, E1 क्या है, फर्स्ट कॉइन पे हेड आना, E2 क्या है, ऐसा इवेंट कि सेकेंड कॉइन पे हेड आए। अब यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे जो हेड आएगा क्या डिपेंड करेगा कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आया है या नहीं, यानी कि सेकेंड कॉइन पे जो हेड आ रहा है या आएगा उसका तो वो तो डिपेंड ही नहीं करेगा कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आया है या टेल आया है। तो क्लियरली द ऑकरेंस ऑफ ए हेड ऑन द सेकेंड कॉइन डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑकरेंस ऑफ ए हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, हेंस E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो E1 और E2 क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत आसान है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 2 इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब एक का ऑकरेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं करे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखें कि 2 कॉइन को टॉस किए, E1 क्या है, ऐसा इवेंट कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आए, और E2 एक ऐसा इवेंट कि सेकेंड कॉइन पे हेड आए। तो यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे जो हेड आ रहा है वो डिपेंड कर ही नहीं रहा है कि फर्स्ट कॉइन पे क्या आया है, हेड आया है, टेल आया है। फर्स्ट कॉइन पे कुछ भी आ जाए उससे कोई मतलब थोड़ी रहेगा सेकेंड कॉइन को, सेकेंड कॉइन को तो अपना लगाना है। यानी E1 और E2 क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिर ये वाला पॉइंट एक और है, इफ द 2 इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, if the 2 events are not independent then they are known as dependent events। अगर दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो कहलाएगा डिपेंडेंट।
अब इंडिपेंडेंट कैसे होगा ये तो क्लियर है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तब क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड लेट ई बी एन इवेंट। कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में एस मान लिए सैंपल स्पेस है और ई क्या है, तो ई एक इवेंट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई का जो कॉम्प्लीमेंट होगा इज डिनोटेड बाई, इस तरह से, इस तरह से या इस तरह से, ये तीनों में से कोई तरीका दे दे, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे। ई अगर कोई इवेंट है तो इवेंट ई के कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे, ऐसे या ऐसे। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई। ई अगर इवेंट ई के ऑकरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ई कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई। दोनों में फर्क है। ई अगर इवेंट ई के ऑकरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ई कॉम्प्लीमेंट उस इवेंट के नॉन ऑकरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक क्वाइन को अगर हम टॉस किए और हेड के आना, मतलब हेड आए, इसको हम ई मान रहे हैं, तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हेड का नहीं आना। हेड का नहीं आना यानी टेल आना, ठीक है। तो ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई। तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई। क्लियरली ई कॉम्प्लीमेंट अकर्स व्हेन ई डज नॉट अकर। ये तो क्लियर है कि जब ई कॉम्प्लीमेंट होगा तो ई नहीं होगा, या जब ई होगा तो ई कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। इवेंट ई जिस टाइम पे होगा उस समय ई कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, और जिस समय ई कॉम्प्लीमेंट होगा उस समय ई नहीं होगा, क्योंकि ई क्या है, ई अगर इवेंट ई के होने को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ई कॉम्प्लीमेंट उसके ना होने को रिप्रेजेंट करेगा। दस इन ए ट्रायल वन ऑफ टू इवेंट ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट इज श्योर टू अकर। मतलब किसी भी ट्रायल में, किसी भी एक ट्रायल में ई और ई कॉम्प्लीमेंट जरूर होगा, जरूर होगा, श्योर होगा, एक ही साथ ई भी होगा और ई कॉम्प्लीमेंट भी होगा। सॉरी, मतलब कि कोई ट्रायल में ई और ई कॉम्प्लीमेंट श्योर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि ई कॉम्प्लीमेंट अकर व्हेन ई डज नॉट अकर, ये अलग बात है, ये अलग बात है और ये अलग बात है। यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर ये ई कॉम्प्लीमेंट होगा, ई कॉम्प्लीमेंट जब होगा उस समय ई नहीं होगा, और जब ई होगा तो ई कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला गया कि किसी एक ट्रायल में ई या ई कॉम्प्लीमेंट में से एक जरूर होगा, ठीक है। ई और ई कॉम्प्लीमेंट में से एक पक्का होगा। ई नहीं होगा तो ई कॉम्प्लीमेंट होगा, ई कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ई होगा। दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता, ई और ई कॉम्प्लीमेंट एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ई होगा तो ई कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ई कॉम्प्लीमेंट होगा तो ई नहीं होगा। लेकिन एक ट्रायल में दोनों में से एक जरूर होगा, यहाँ पे ये बोला गया। और एक होगा दूसरा नहीं होगा, यहाँ पे बोला गया। तो क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लीमेंट, किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो किसी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब पहले तो रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। अगर मान लो इवेंट ए है तो ए के कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिनोट करेंगे, या ऐसे डिनोट करेंगे, या ऐसे डिनोट करेंगे, जैसे भी डिनोट करना है। और ए अगर इवेंट ई के होने को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ई कॉम्प्लीमेंट उसके उस इवेंट को ना होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एग्जांपल और समझते हैं, मान लेते हैं एक क्वाइन, एक डाई को थ्रो किए, और एक डाई को थ्रो किए और मान लिए कि इवेंट ई जो है, यहाँ देखते हैं, एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो होगा 1 2 3 4 5 6। मान लेते हैं इवेंट ई जो है वो ऑड नंबर आने का इवेंट है। ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो ई में इवेंट क्या होगा 1 3 5। तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ई क्या है, ऑड नंबर आने का इवेंट। ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑड नंबर नहीं आने का इवेंट। ध्यान रखिएगा, ई अगर ऑड नंबर आने का इवेंट है तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑड नहीं आने का इवेंट। तो ऑड नहीं आने का इवेंट में क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा, 2 4 और 6। क्लियर है।
तो यहाँ से ई और ई कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया कि किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी पॉइंट था इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब। छोटा छोटा पॉइंट है तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। जिसमें इम्पोर्टेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इम्पोर्टेंट तो ऐसे हर एक ही है, हर एक का अपना बात अलग अलग है। तो इसको ध्यान में रखिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके बाद।